हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी जानते हो कि रिवीजन टेस्ट पेपर्स और एमटीपी आईसीआई जो होस्ट करता है एग्जामिनेशन साइकिल के एक महीने पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह एमटीपी का सीरीज 1 आ चुका था और सीरीज 1 का डिस्कशन लेके मैं आपके सामने हूं। गाइज, ये डिस्कशन मेरे साथ क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मॉक टेस्ट पेपर अपने आप में एक अच्छा रेफरेंस हो जाते हैं कि भाई कैसे टाइप का क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, बट हमेशा याद रखना इसमें से ही पूरे क्वेश्चन नहीं आने वाले। कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए मैं ये पूरा जो एमटीपी का डिस्कशन है काफी रैपिड वे में लेने वाला हूं। मैंने प्रीफिल करके रखी कुछ कुछ चीजें सो दैट तुम्हारा टाइम अभी कंज्यूम कम हो। मैंने देखे हैं कोई कोई लोग एमटीपी का डिस्कशन भी 3-3 2-2 घंटे लेते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एमटीपी में आए हैं, क्या कोई क्वेश्चन है जो थोड़े डिफिकल्ट है, क्या कोई क्वेश्चन है जो यूनिक है। वो क्वेश्चंस पे आप ध्यान देके बाकी क्वेश्चंस को सिर्फ देख के कि हाँ ये वाला यहां से आया मुझे आता है और ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया है। न्यू कोर्स में पेपर पैटर्न अभी तक था नहीं और ये एमटीपी ने ये पेपर पैटर्न रिवील कर लिया। उसका सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बना ही रखा था। जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 7-7 और 6 मार्क्स का उन्होंने ब्रेकअप करके रखा है। अपन ये एमटीपी का डिस्कशन एकदम रैपिड वे में कर लेंगे सो दैट आपका टाइम अभी एग्जामिनेशन के टाइम पे कम वेस्ट हो और अब एमटीपी में जो जो क्वेश्चन जाए उसका भी आपका कवरेज हो जाए। अगर गलती से इसमें से एक आध क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, एक और बार मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन जनरली 20 मार्क्स का है और जिसमें 7 मार्क्स और 6 मार्क्स का उन्होंने ब्रेकअप रखा है। 20 मार्क्स ईच का क्वेश्चन बना है, 7-7-6 का ब्रेकअप रखा है। कभी कभी 7 में भी 4 और 3 कर दिया है। ठीक है, ऐसे 20 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, 100 मार्क्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा, बचे हुए 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला कंपलसरी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कशिश फॉर रनिंग अ बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिंस लॉन्ग ही सोल्ड हिज बिजनेस टू नमन। नमन को अपना बिजनेस बेच दिया एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। उसने ये पर्टिकुलर प्रॉमिस करी कि वो ये बिजनेस रन नहीं करने वाला है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, for the period of 1 year, but after 2 months Kashish opened a new shop for कितने रियल डायमंड ज्वेलरी की। नमन filed a suit against the कशिश फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड। कशिश इज लायबल टू क्लोज द बिजनेस, क्या हाँ या ना? इन्होंने बोला हाँ जी, इसको करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं लगा सकते, बट इसका कोई एक्सेप्शन था कि अगर रीजनेबल एक लोकल लिमिट में लगाना है तो लगा सकते हैं। ये एक आना माना, देखो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जनरली वॉइड होता है, बट इसका एक्सेप्शन था लोकल लिमिट वाला। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था कि सर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड इज 1 crore in form of 50,000 equity shares 100 each and 50,000 preference shares not carrying any voting right। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स है। शेडो इवनिंग इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ दर्शन। हमको बताओ वेदर दर्शन इज अ सब्सिडरी ऑफ शेडो। जल्दी से, सब्सिडरी का अगर आपके दिमाग में आएगा तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए 50% नहीं, 50% से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे उन्होंने 50% पकड़ा है तो 15% इज नॉट मेजोरिटी, दैट इज इट इज नॉट ग्रेटर देन 50%, इसलिए नहीं, वो सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी। और सेकंड सिनेरियो में आने वाला है सेकंड टाइप का, इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वेदर योर आंसर विल बी डिफरेंट इन केस शेडो इवनिंग इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स। भाई वोटिंग पावर काउंट करना पड़ता था 50% से ज्यादा, इस केस में 25,000 ही अभी भी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को काउंट ही नहीं करते हैं। सेकंड केस में भी हमारा आंसर सेम रहेगा, वो सब्सिडरी नहीं कहलाई जाएगी। इन्होंने पूरा ये क्वेश्चन में किस बात पे खेला? मोर देन 1/2। हमारा सब्सिडरी के डेफिनेशन में क्या था? मोर देन 1/2। हाफ रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं, इट शुड बी मोर देन 1/2। डिफाइन पार्टनरशिप एंड नेम द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3+3 दिया गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले पार्टनरशिप को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने पार्टनरशिप को डिफाइन कर दिया तो जो उसके एलिमेंट्स हैं, एग्रीमेंट होना चाहिए, याद आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, म्यूचुअल एजेंसी, लॉफुल बिजनेस एंड एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सर 3 मार्क का डेफिनेशन है, 3 मार्क का इसका जो एलिमेंट्स है, इसमें से आपको 2-3 जो भी आपको आते हैं वो 3 मार्क को आप 3-4 लाइन में लिख के आ जाना ब्रीफली। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें ब्लंडर होगा नहीं। अगर आपने अच्छे से बुक से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। अभी तक उन्होंने देखो 7, 7 और 6 पे आए, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे
है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, और उसका ए पार्ट उन्होंने बोला है कपिल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद राहुल टू परचेज 1000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट अ प्राइस, जो कौन फिक्स करने वाला है? अखिलेश। देखिए सेल गुड सोल हो रहा है, अखिलेश प्राइस, राहुल ऑलरेडी डिलीवर्ड 600 liters out of 1000 Kapil to the Kapil, but when remaining 400 liters were ready, Akhilesh denies fixing the price. कितना किया? पहले 600 कर दिया, 400 बचा था, अखिलेश बोलता मैं प्राइस डिटरमाइन नहीं करूंगा। राहुल आस्क्ड कपिल टू रिटर्न द ऑयल ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड अवॉइड डिलीवरी ऑफ 400 लीटर। राहुल बोलता है देखो इसने 1000 में से 600 डिलीवर कर दिए, डिफरेंशियल 400 के लिए बोलता है कि अब मैं 400 नहीं डिलीवर करता, जो 600 दिया उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, इन्होंने पूछा है कपिल सूड राहुल फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग 400 लीटर्स मस्टर्ड ऑयल, एडवाइज इन द लाइट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहले जब असर्टेनमेंट प्राइस कोई थर्ड पार्टी पे होता है, अगर वो कुछ गुड्स का नहीं कर रहा है तो हम वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फिर अवॉइड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी जो उन्होंने 600 डिलीवर कर दिया उसको हमारे भाई को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। यही है कि भैया पे रीजनेबल प्राइस, और 400 के लिए सेलर क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद इन्होंने बोला एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस अंडर द, वापस से डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स ऑफ द कंपनी। हमने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में बियॉन्ड द वो सब तो वापस से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर कुछ उसके क्या सर्कमस्टांसेस, नो वन कैन सू, कंपनी भी नहीं, आउटसाइडर भी नहीं, वॉइड हो जाता है, नो राइट ऑन प्रॉपर्टी, अगर हमने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन से कोई प्रॉपर्टी ली है, और इंजंक्शन ऑर्डर आप कर सकते हो, इसी के साथ ही साथ रेटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है अगर वो क्या था? एक्ट अल्ट्रा वायरस था। देखो एमटीपी के आंसर्स आईसीआई तो रिलीज करता ही करता है, आपका पर्पस यही होना चाहिए कि पूरे डिस्कशन में जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चन उसको मार्क कर लो, आपने नहीं देखे होंगे, कभी नहीं प्रैक्टिस करी होंगे, और फिर उसके आंसर्स आईसीआई के एमटीपी से देख के एग्जामिनेशन के टाइम पे उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर आता है एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। एक्सप्लेन, 6 मार्क्स के लिए पूछा है। क्या पूछा है? पहले बोल दिया एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस, हमने ये देखा है, ये सब मैं बता रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सब कौन से हैं? इस पे भी आया, 6 मार्क्स के लिए पूछा है। बता दो, पहले बोलता है कॉर्पोरेट बिजनेस है, फॉर्म है जो दो चीजों पे, लिमिटेड लाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप पे बात किया। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा एलएलपी, उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी को स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। दीज आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा, अब ऐसा मत करना कि ये सब यहां से लिखते बैठ जाओ, आपको तो ऐसा नहीं तो कोई डिफरेंट तरीका का क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं 6-6 मार्क्स के, तो आपको पूरा एंटायर कवरेज करना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है एमटीपी में क्वेश्चन कौन से आए से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे भी आए हैं। ठीक है, किस नेचर का पूछ रहा है, बहुत सारे केस स्टडी की डायरेक्ट भी पूछ रहा है, अभी आप देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 6-6 मार्क्स के, तो मेक श्योर यू आर कवरिंग द एंटायर बुक। फिर आता है थर्ड, जिसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स इन AB and company, firm is doing business of trading plastic bottles, A is authorized to sell the stock of plastic bottles। इन्होंने बोला है कि it was decided A should sell the plastic bottles at a minimum price which they have decided। एक मिनिमम प्राइस उन्होंने डिसाइड कर लिया और A को ऑथराइज कर दिया, तेको ये प्लास्टिक बॉटल्स बेचनी है। एक पार्टनरशिप फर्म के केस में, मतलब पार्टनरशिप एक्ट पे आ जाओ, इफ ए सेल्स एट द प्राइस लेस देन द मिनिमम प्राइस, उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? बी से। मतलब ए को अथॉरिटी तो है कि प्लास्टिक बोतल बेच, बट मिनिमम प्राइस पे बेचना है, अगर मिनिमम प्राइस से कम में बेचता है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? बी से। ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी द प्राइस ऑफ द प्लास्टिक बॉटल्स वर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग टू सेव द लॉस ऑफ द फर्म, ए सोल्ड द स्टॉक एट अ लोअर प्राइस। मीनवाइल ए ट्राइड टू कॉन्ट्रैक्ट बी बट कुड नॉट डू सो। हमने ऐसा टाइप का किया भी था, एज बी वाज ऑन फॉरेन ट्रिप्स। आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी केम, बी ने किस पे केस कर दिया? ए पे, कि तूने कम प्राइस पे क्यों बेचा विदाउट माय अथॉरिटी। क्या ए ने सही किया? हाँ, क्योंकि क्या था भाई सर, इंप्लाइड अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपन एक्सप्रेस एग्रीमेंट से। इमरजेंसी के केस में अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारी फर्म को फ्रॉम लॉस, तो द फर्म शैल बी लायबल। दैट इज व्हाई एक्ट ऑफ ए वाज राइट, करेक्ट। पता है कहां से आ गया क्वेश्चन? चलो फिर बोलते हैं टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड एज पर द लेटेस्ट पीएनएल। क्या लिखा है? टाइकून क्या है? होल्डिंग कंपनी है किसकी? ग्लासवेयर का। ग्लासवेयर का लेटेस्ट फाइनेंशियल्स बोलता है कि उसका टर्नओवर कितना है? 1.8,
एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 80 लाख। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करा कि हमको स्मॉल कंपनी बनना है। द कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द डायरेक्टर्स भैया ये नहीं बन सकती स्मॉल कंपनी इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन बताओ। तो सबसे पहले आपको स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन आना चाहिए। 2 सब सेक्शन 8(5) में 440, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़। बट क्या ये स्मॉल कंपनी बन पाएगी? नहीं, बिकॉज देयर वाज एन एक्सेप्शन। कुछ 4 चीजें स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती थी, याद आ रहा है? होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8 एंड स्पेशल एक्ट वाली, याद आ रहा है? 2 सबसेक्शन 85 में 440 का प्रिंसिपल कैप था 10 और 100। इन्होंने बोला इसके एक्सेप्शन थे होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट वाली। इस केस में क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी थी तो वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता और वो नहीं बन सकते हैं। इन द फ्लावर फेंस प्राइवेट लिमिटेड देयर आर ओनली 5 मेंबर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट ऑन अ प्लेजर ट्रिप इनटू एन ओपन सी। द बोट capsizes and all of them died being drowned। डूब के मर गए बेचारे पांचों के पांचों। इन्होंने बोला एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इज फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। बर्फी ने बोल दिया सेपरेट, ऑनलाइन वालों सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैं बोलूंगा परपेचुअल सक्सेशन। क्या ये परपेचुअल सक्सेशन? मेंबर में गो और change or die but the companies go until it is wound up। perpetual succession 3 मार्क का ये perpetual succession का वो लाइन लिखना और इसको नेगेट कर देना। no, company will go for continue, company will continue, it is a perpetual succession which is one of the very important feature of a company। further, is it correct to say that the company being an artificial person cannot own property or cannot sue or be sued? ना, हमने पढ़ा था कर सकती है, प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती, सू भी कर सकती है। 3 मार्क का सिंपल स्ट्रेट ऑन द फीचर्स ऑफ अ कंपनी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। फिर बोलता है ये वेरी नाइस, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अपन ने देखा है, इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। हाँ सर यही बात है। डिस्कस स्टेटिंग ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या बोला था? सर अगर हमको पहले से पता चल जाता है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच होने वाला है तो जिसके साथ ब्रीच हो रहा है वो डिसाइड कर सकता है क्या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दूं और क्लेम कर लूं डैमेजेस, या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूं, कंटिन्यू करूं एंड वेट करूं उसके ड्यू डेट पे। अगर मैं वेट कर लेता हूं उसके ड्यू डेट पे और सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी हो जाती है तो मेरी बैंड बच जाएगी। अगर मैंने अभी कैंसिल कर लिया तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। डैमेजेस में उस केस में भी इस केस में भी दोनों में क्लेम कर सकता हूं। प्रॉब्लम बस यही होती है कि अगर मैंने अभी इसको कैंसिल मान लिया तो मैं डैमेजेस क्लेम कर लूंगा, बात खत्म। अगर कंटिन्यू कर लिया और सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गई तो मेरा राइट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वही पूरा अपना जो लंबा वाला पैराग्राफ है इसमें लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ जी। नितेश गुप्ता इन कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस फॉर दिस पर्पस ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बाबा ब्रिक to supply 10,000 bricks on 12th of August. Baba Brick has 2 lorries of 5,000 brick capacity. One of the lorries were not in the working condition. So Baba Brick supplied only 5,000 bricks and promised Nitesh Gupta to supply the rest on the next day. Nitesh Gupta को घर बनाना था, बाबा ब्रिक ईंटें प्रोवाइड करता था, 10,000 ईंटों की जरूरत थी। उसने बाबा ब्रिक को ऑर्डर दिया, बाबा ब्रिक ने 5,000 ब्रिक्स भेजी एक लॉरी में क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी थी। अब जो सेकंड लॉरी है वो अच्छे से काम नहीं करती थी तो उसने 5,000 भेजा और बोला मैं ये जो 5,000 बचे हैं वो अगले दिन भेजूंगा। क्वेश्चन पूछता है आपसे, नितेश गुप्ता वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एज बाबा ब्रिक डिड नॉट सप्लाई द ब्रिक एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था? 10,000 का। बाबा ब्रिक गेव द प्ली, मतलब वो बता रहा है दैट नो फॉल्ट हैज बीन मेड फ्रॉम इट्स पार्ट, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। हेंस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी नॉट बी कैंसिल इन दिस सिचुएशन। क्या नितेश कैंसिल कर सकता है? यस, कैंसिल कर सकता है। नितेश ने जब बोला था कि मुझे कितनी चाहिए 10,000 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जब इसने पार्ट डिलीवरी करी तो वो कैंसिल कर सकता है। नितेश सेकंड सब क्वेश्चन, अगर इसमें इन्होंने सेकंड क्वेश्चन बनाया होता कि नितेश इसको कंटिन्यू करना चाहता है, कर सकता है हाँ, क्या बाद में इस रीजन से वो कैंसिल कर पाएगा? नहीं। डिंग डिंग डिंग। चलो इसके बाद उन्होंने बोला राहुल अ ट्रांसपोर्टर वाज एंट्रस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टोमेटोज फ्रॉम अ रूरल फार्म टू सिटी। देखो इन्होंने बोला राहुल एक ट्रांसपोर्टर है, उसको हमने ड्यूटी दी है कि तुम टोमेटोज को ट्रांसपोर्ट करो एक फार्म से सिटी में। किसने किया ये? अश्विन ने अपॉइंट किया राहुल को। ड्यू टू हैवी रेन्स राहुल वाज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 days। टोमेटो सड़ जाएंगे,
राहुल सोल्ड द टोमेटोज बिलो द मार्केट रेट इन द नियर बाय एरिया फियरिंग दैट द टोमेटो में पेरिश. कैन अश्विन रिकवर द लॉस फ्रॉम ऑल द ग्राउंड दैट राहुल हैड एक्टेड बियॉन्ड हिज अथॉरिटी टेकन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये एजेंसी का है जिसमें राहुल क्या बन गया, एजेंट. किसका, अश्विन का. इसको हमने अथॉरिटी दी थी बेचने की, बट इसने बहुत कम प्राइस में बेच दिया. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था इमरजेंसी सिचुएशन है और टोमेटो पेरिश हो जाएंगे. हमने बोला था हाँ सर, इंप्लाइड एजेंसी, कुछ याद आ रहा है? बट एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड नेसेसिटी, जहां पे एजेंट को लगता है कि मैं अपने प्रिंसिपल को बचा लूंगा लॉस वगैरह से, तो वो ऐसा कर सकता है. याद आ रहा है? तो ये भी केस में हमारा जो राहुल है उसने सही किया है. एक और डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लेन इट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिफाइन करना है और जितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको सिर्फ नेम करना है. अब इन्होंने बोला एक्सप्लेन करना है और कितने मार्क्स का पूछा है, 7 मार्क्स का. तो आप पहले डिफाइन करोगे जिसमें से वो 2 या 3 मार्क्स आपको देंगे, ठीक है. और जब एक्सप्लेन करेंगे तो सजेस्टेड है आपको समझ में आएगा. मेरे हिसाब से आपको एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी. ट्रांसफरेबल होना चाहिए उसके ऊपर, तो ऐसे जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस. अगर आप एमटीपी में देख रहे हो तो इन्होंने 7 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है. द ओनली रीजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि तुम ये डायरेक्ट क्वेश्चन समझ जाओ कि सर ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि न्यू कोर्स है, नया भी कंटेंट है 40 मार्क्स का, ठीक है. सो नॉट ओनली केस स्टडी विद हेल्प, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है. चलो फिर उन्होंने बोला है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम. वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ कैसे पढ़ा था, 4 वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ कैसे पढ़ा था मैंने, 4 सीज. कैसे पढ़ा था, 4 सीज. क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, पीएन. कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ. क्रिमिनल में क्या था, आईपीसी और सीपीसी, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बताता है, पीनल कोड हमको बता देता है कि क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या क्राइम है और क्या पनिशमेंट होना चाहिए. फिर सिविल लॉ में पढ़ा था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे फोकस करता है. कॉमन लॉ में पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एक उसमें प्रिंसिपल था स्टेयर डिसीजेस टू स्टैंड बाय विच व्हाट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. कुछ याद आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आप ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और एक और अपने प्रिंसिपल पढ़ा था एक्सप्लेन इन ब्रीफ. किया तो आपको 2-2 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा. 6 मार्क्स का है, मतलब आप तो पूरा पढ़ के जाना, जितना याद आया उतना लिख देना. यहां पे जो मैंने की पॉइंट्स को कंसीडर कर दिया, दोनों कोड्स को और जो भी उन्होंने प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन यूज किया है उसको. ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन 10 डे क्रेडिट. ए ने बी को बोला मैं तेरे को गुड्स देगा, कितने क्रेडिट पे, 10 दिन के क्रेडिट पे. द पीरियड ऑफ 10 डेज एक्सपायर्ड एंड गुड्स वर स्टिल इन द पोजीशन ऑफ ए. 10 दिन हो गया है, वो एक्सपायर हो गया है, पैसा भी नहीं दिया. बोलेगा बी हैज नॉट पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स. बी बिकम्स insolvent. A refuses to deliver the goods to exercise his right of lien on the goods. Can he do so under the SOGA Act? राइट ऑफ लीन लगाना चाहता है. सोगा को अगर याद करोगे बच्चों, सोगा को याद करोगे तो याद आएगा कि राइट ऑफ लीन लगाने में सबसे पहले लीन तभी लग सकता है जब 3 कंडीशन फुलफिल होती है. पहले तो कैश सेल हो और क्रेडिट सेल हो, तो टर्म एक्सपायरी हो गया हो और बायर क्या हो, इंसॉल्वेंट. ये कौन सा सेल था, क्रेडिट था. क्या टर्म एक्सपायर हो गया है, हाँ. क्या बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, हाँ. राइट ऑफ लीन कब लगती है, जब गुड्स का पोजीशन मेरे पास है. क्या सेलर के पास गुड्स का पोजीशन है, हाँ है, हाँ. स्टिल इन द पोजीशन ऑफ ए. तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या लीन लगा सकता है, हाँ. ए बी सोल्ड 500 bags of wheat by to CD. Each bag contains 50 kilograms of wheat. ए बी सेंट 450 बैग उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए रोड से और सीडी खुद आया 50 बैग लेने. CD himself took the remaining 50 bags. Before CD receives delivery of 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. मतलब मेरा जो गुड्स है वो क्या है, ट्रांजिट में है. मेरा जो गुड्स है वो क्या है, ट्रांजिट में है. सर, AB being still unpaid stops the bags in transit. The official receiver on CD's insolvency claim the bags.
क्या ये कर सकता है? हाँ कर सकता है। 50 पढ़ोगे तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकते हो, जो दो अगर डिलीवरी अलग अलग इसमें तो अलग अलग माना जाता है। एक जगह अगर मुझे इंसॉल्वेंसी फेस हो रही है जहां पे वो पैसा हो रहा है और मेरा गुड्स उसके पोजीशन में आया, क्या नहीं, क्या डिलीवरी कंप्लीट हुई? नहीं, अभी भी वो पोजीशन में था, तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता हूं। डायरेक्ट आपको लिखना है यस यू कैन क्लेम द स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि मेरे जो पार्ट गुड्स है, जो ये वाले गुड्स है, कितने 450 बैग्स, वो स्टिल ट्रांजिट में थे और बंदा क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया है। वापस से एक और डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। पहले डिफाइन करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो गारंटी होती है वो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, और फिर उसके रिवोकेशन के केस आप उनको बता दोगे। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है जब वो चेंज कर देता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशंस ला देता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई वॉज सरप्राइज वाइल जस्ट रिव्यूइंग द एमटीपी की उन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए। बोले ये बता दो, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, ये बता दो, उसको ये डिफाइन कर दो, ये बता दो, उसके ये एलिमेंट्स बता दो। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव नो एमसीक्यू। एमसीक्यू भी होता तो भी पूरा पढ़ना पड़ता। डिस्क्रिप्टिव में बच्चा पहले तो बहुत सिलेक्टिव चले जाता था, अब सिलेक्टिव जाने की जरूरत नहीं है। दिख रहे? अब तुम ये क्वेश्चंस को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ना ही बोल सकते आउट ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो। शॉर्टकट प्रिपरेशन करोगे तो जमेगा क्या? नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एज पर द, अब ये गुडविल अपने मॉड्यूल में एक अलग पैराग्राफ था अलग से। व्हाट कुछ लोगों के तो बुक्स में भी नहीं होगा गुडविल एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया। तो गुडविल हम बोलते हैं इंटेंजिबल है, कैन नॉट, इट इज इजी टू बट वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। हाँ, फिर हमने उसमें कॉपीराइट और ये सब उसका एग्जाम्पल पढ़ा था। कितने मार्क्स के लिए पूछ लिया? 3 मार्क्स के लिए। इसका आंसर 3 लाइन का आएगा, बट है 3 मार्क्स का। एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ। देखना, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, कंफ्यूज होने का नहीं। याद आ रहा है? नोवेशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, एक और आर क्या था? नो, रिसेशन, रेमिशन। रिसेशन रेमिशन अलग है। रेमिट मतलब राइट को रेमिट वेव कर देना, रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, मिलके नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, और आखिरी में इंपॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या होता है सर? ये सर्कमस्टांसेस है जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कंटिन्यू करते हैं। 6 मार्क्स के लिए पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन। वो ऐसा ऐसे 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 बने थे, लाइन से दिया था, याद आ रहा है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित, नेगो पे आ गया क्वेश्चन। ही इशूड अ चेक टू सुमित फॉर सेल प्राइस ऑन 14th जून। सुमित प्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक एंड हिज बैंक इन्फॉर्म्ड हिम ऑन 19th जून। देखो जी, प्रियांश परचेज सम गुड्स, उसने क्या दे दिया? चेक किसको? सुमित को। सुमित प्रेजेंटेड द चेक इन द बैंक, और बैंक ने उसको 19 जून को इन्फॉर्म किया क्या? चेक वॉज रिटर्न्ड अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, मतलब बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया चेक इन द अकाउंट ऑफ प्रियांश। सुमित सूड अगेंस्ट प्रियांश अंडर सेक्शन 138। वो याद आ रही पेनल्टी? स्टेट विथ रीजंस वेदर द सूट इज मेंटेनेबल। हाँ, सोचो सोचो, डेट्स दिए 14 जून, 19 जून। डिसऑनर हुआ, केस तो कर सकते हैं, बट उसके पहले कुछ तो भी अलग करना होता था। 30-15 याद आ रहा है? 30 दिन के, 3 दिन के अंदर बताना पड़ता था कि भाई ये हो गया है, फिर मैं बंदे को बोलूंगा कि 15 दिन है, पेमेंट कर दे। तो यहां पे 30 दिन के अंदर बता के, देखो आ गया समरी, 30 दिन के अंदर बताना था, 15 दिन है, पेमेंट कर दे। अगर फिर भी नहीं करेगा तो क्या करूंगा? सू कर दूंगा। फिर भी नहीं करेगा तो क्या करूंगा? सू कर दूंगा। पहले से लिख के इसलिए लाया सो दैट तुम्हारा टाइम कम हो। स्टेट द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट। डायरेक्ट इसेंशियल एलिमेंट्स बेलमेंट का, सबसे पहले डिलीवरी होगी गुड्स की। हाँ, गुड्स होना चाहिए, याद आ रहा है? पहले तो गुड्स होना चाहिए, गुड्स की डिलीवरी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टू रिटर्न द गुड्स और डिस्पोज द गुड्स ऑन द एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो तुम क्या लिखोगे? पहले बेलमेंट के बारे में 2 लाइन और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। State the various essential elements involved in the sales of unascertain goods
एंड इट्स अप्रोप्रिएशन एज पर द सोगा। अनअसर्टेन गुड्स का अप्रोप्रिएशन पे क्वेश्चन है, अगर ध्यान आ रहा होगा तो ऐसा ट्री डायग्राम हायरार्की थी जिसमें उन्होंने बोला था जब भी आप ऐसा कुछ करोगे तो एज पर सेक्शन 23, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तुम इसको इंपॉर्टेंट कर देना, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनल, याद आ रहा है, नो राइट ऑफ रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। हमने कोई राइट अपना रिजर्व करा होगा डिस्पोजल वाला तो वो कंडीशनल माना जाता है। तो इन्होंने बोला था वो जो ट्री डायग्राम है वही डिस्क्रिप्शन, डिलीवरेबल स्टेट में अनकंडीशनल, असेंट होना चाहिए पहले या बाद में, असेंट लेना चाहिए और अप्रोप्रिएट करना चाहिए बायर या सेलर से, अप्रोप्रिएशन होना चाहिए बायर एंड सेलर से। ठीक है जी, यही थे एमटीपी के क्वेश्चंस। सिर्फ ये पढ़ के एग्जाम में जाओगे? नहीं, इसमें से जो तुमको लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक थे, यूनिक थे, तुमको फ्लेवर दे रहे हैं कि सर इसेंशियल्स पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, तो वो तुमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के आ सकते हैं। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि 7-7 मार्क का क्वेश्चन मेजॉरिटी इसमें दिखा, कहीं पे बस ब्रेक होके वो 4 और 3 के फॉर्म में आया, अदरवाइज मेजरली कितने मार्क्स का था? 7। डेफिनेटली अगर 3 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन 3 थे, तो 2 उन्होंने केस स्टडी पे पूछे, बट एक तो कम से कम डायरेक्ट पूछा है। क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल, वेरी फोकस्ड ऑन इसेंशियल एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ये बताओ, वो बताओ। स्टिल आई हैव रिसर्च्ड एंड आई एम टेलिंग यू कि इन मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट एमटीपी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो डोंट वेस्ट योर 2 to 3 आवर्स कि आप पूरा एमटीपी करे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हां, डेफिनेटली एमटीपी से डायरेक्ट आ जाता है तो तुम्हारे ये एकदम रीसेंट रेफरेंस ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। सो योर चेक शुड बी कि अब जब तुम रिवीजन करो तो जब क्वेश्चंस देखने जाओ तो एमटीपी के भी क्वेश्चन कवर कर लो। आइडियल मैं जो अप्रोच बताता हूं, सबसे पहले आईसीआई मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन करने का, उसके बाद आरटीपी में आते ही 20-25 क्वेश्चन है, आपको रिपीटेड लगेंगे वो भी करना। अगर आरटीपी में फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका आईसीआई मॉड्यूल से रिपीट हो रहा है तो आरटीपी के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कट कर देना। हर बार के रिवीजन में ये मत करना कि अरे ये तो सेम हो रहा है, सॉरी नेक्स्ट बढ़ती हूं, डायरेक्ट कट कर देना, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। फिर जो दोनों एमटीपी होगी वो एमटीपी पे जाना, और आईसीआई की मॉड्यूल और आरटीपी के बाद एमटीपी में भी अगर कुछ रिपीट है तो एमटीपी का भी क्वेश्चन खत्म कर देना। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू शुड हैव क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, unique question of RTP, unique question of MTP, and if you have time and you have prepared well, few are question bank, जो अपने previous year 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चन, जो ये essential elements, ये फीचर्स वगैरह आपने देखे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन्होंने कुछ मैजिक किया है क्या? नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के यहां पे डाले हैं। ठीक है जी, बट आपके लिए फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? मॉड्यूल, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी पे क्वेश्चन और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पहुंचोगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। जो अच्छे से मेरे साथ क्लास में प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही ये सब क्वेश्चंस को ढूंढ लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छी लगी होगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सीए फाउंडेशन वालों के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।